everyone, this is your biology class. I'm your teacher Seema Atreja. Student, in previous chapter we studied the principles and processes of biotechnology. In this chapter we are going to apply the knowledge gained in the previous chapter, that is how to produce a genetically modified organism. We use this knowledge to improve the quality of human life. We apply this knowledge in three fields: in the field of agriculture, in the field of medicine, and in producing transgenic organism. When we apply this knowledge for the betterment of human life, some ethical issues arises. We also discuss these ethical issues in the last of this chapter. So here we are going to discuss the biotechnological application in the field of agriculture. Application of biotechnology in agriculture. First we will talk about the ways कि how we can increase our food production. किस किस तरीके से हम फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं. There are three ways of increasing food production. First is agrochemical based agriculture. Agrochemical based agriculture. This is the first way that we increase our food production. Agrochemical means use of fertilizers and pesticides. When we use the fertilizers, soil fertility is improved, sufficient minerals are available. By use of the plant growth is maximum and automatically yield is also increases. Pesticides are used to kill the pest, so the infection decreases and yield increases. Second process of increasing food production, that is organic agriculture. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम वो मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसमें हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते हैं और प्लांट्स के अंदर ही हम कुछ ऐसी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देते हैं जो खुद ही फर्टिलिटी को इंक्रीज कर लेती है और विदाउट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स प्लांट्स की जो ईल्ड है वो अच्छी हो जाती है. तो organic agriculture, it is a production system which avoids use of fertilizers and pesticides और इससे जो है क्रॉप की यील्ड अच्छी हो जाती है. जब हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स का यूज़ होता है तो पोल्यूशन होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कॉज होता है. तो अगर हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर यूज़ करते हैं तो इससे जो पॉल्यूशन के चांसेस होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं. थर्ड मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. तो दीज आर द थ्री वेज जिनकी वजह से हम क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं. वी टॉक अबाउट ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है यील्ड ऑफ क्रॉप इंक्रीज थ्री फोल्ड. किस तरह से क्रॉप की यील्ड इम्प्रूव हुई? फार्मर्स ने इसके लिए इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी यूज़ की. यूज़ ऑफ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी. इसके अलावा
they use better management practices, or they also use agrochemicals. एग्रोकेमिकल्स मतलब यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स. इनसे क्रॉप की ईल्ड तो इंक्रीज हुई, बट इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की नीड्स फुलफिल नहीं हुई, और एनवायरनमेंट भी पोल्यूट हुआ फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करने से. कन्वेंशनल मेथड क्रॉप की ईल्ड को इंक्रीज करने से क्रॉप की ईल्ड को हम और ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते थे. इसके लिए ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेस सर्च किए गए, जिससे एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो और साथ साथ क्रॉप की ईल्ड भी इंक्रीज की जा सके. तो जब ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ ध्यान दिया गया तो ये देखा गया कि जेनेटिक्स की नॉलेज को अप्लाई करके हम जीएमओ प्रोड्यूस कर सकते हैं. जीएमओ क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम प्लांट्स भी बना सकते हैं, एनिमल्स को भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं. कोई माइक्रोब्स है उसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं, और इससे हम क्रॉप की जो ईल्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय जीएमओ? जीएमओ की फुल फॉर्म क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म. दे आर दोज ऑर्गेनिज्म whose genes have been altered. जिनकी जीन्स में कुछ चेंज लाया जाए, उन ऑर्गेनिज्म को हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं. और ये हम प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, किसी भी माइक्रोब्स के अंदर ये सब हम कर सकते हैं. जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर हम क्रॉप्स में कर रहे हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उससे मिलने वाले बेनिफिट्स क्या हैं? फर्स्ट बेनिफिट जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो फर्स्ट बेनिफिट है द क्रॉप्स बिकम्स मोर टॉलरेंट टू abiotic stresses, unfavorable conditions like cold, drought, पानी की कमी होना, excessive salt condition या heat. तो इस तरह की अनफेवरेबल कंडीशन में भी प्लांट्स में टॉलरेंस की पावर आ जाती है और अनफेवरेबल कंडीशन में भी वो ज़्यादा ईल्ड को प्रोड्यूस करता है. Next, reduced reliance on chemical pesticides. अगर हम क्रॉप में पेस्ट को किल करने वाली जीन्स को डाल दें तो पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट, क्योंकि उनकी क्वालिटी अच्छी है सो they helped to reduce post harvest losses. पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी नहीं होते हैं. नेक्स्ट एडवांटेज जो देखने को मिलती है, प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीजेस.
प्लांट की न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज करके एक प्लांट प्रोड्यूस किया गया जिससे हमें गोल्डन राइस मिलते हैं। गोल्डन राइस में क्या न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इंक्रीज किया गया? दे आर एनरिच्ड इन विटामिन ए। दे आर एनरिच्ड इन विटामिन ए। विटामिन ए एक्सेस में इस क्रॉप में, इस राइस में प्रेजेंट होता है। गोल्डन राइस किस तरह से प्रोड्यूस किए गए? गोल्डन राइस में जीन को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट जीन which code for beta carotene. What is this beta carotene? It is a precursor of विटामिन ए। जब बीटा कैरोटीन कोड करने वाली जीन को गोल्डन राइस में इंट्रोड्यूस किया गया, तो गोल्डन राइस में विटामिन ए की सिंथेसिस हो जाती है। तो जिन पर्सन में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है उनकी आईसाइट वीक हो जाती है। तो ऐसे पर्सन को गोल्डन राइस लेने चाहिए क्योंकि उसमें विटामिन ए का सोर्स है और एनरिच्ड इन विटामिन ए है, तो उनकी जो आईसाइट है वो भी ठीक से प्रॉपर हो जाती है। इसके अलावा जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स used to create tailor-made plants. What do you mean by tailor-made plants? Tailor-made plants are growing for specific purposes such as high yield. Crop की high yield हो जाए, they becomes disease resistance. And we are producing GM by using biotechnological method. So these are the tailor-made plants. We made the tailor-made plants for specific purposes ताकि high yield हमें मिल सके और disease resistance plants जो हैं produce हो सके। तो इसी तरह की कुछ एप्लीकेशन हम यहाँ पर पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में। फर्स्ट केस हम पढ़ रहे हैं बीटी कॉटन का। जिसमें बीटी जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। इस कॉटन प्लांट में बीटी जीन को इंसर्ट किया गया। बीटी जीन की वजह से कॉटन में रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, रेजिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट डेवलप हुआ। किस तरह से बीटी कॉटन में रेजिस्टेंस डेवलप हुई है? नेचर में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट है, बैसिलस thuringiensis. Bacillus thuringiensis इसके अंदर बीटी जीन प्रेजेंट होती है। बैसिलस thuringiensis इस बीटी जीन की वजह से एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को प्रोड्यूस करता है। और ये एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को किल करती है। कौन कौन से इंसेक्ट ग्रुप को ये किल करती है, अटैक करती है? पहला ग्रुप जिस पर ये अटैक करती है दैट इज नोन एज द लैपिडोटिरॉन्स। लैपिडोटिरॉन्स में हम रखते हैं बड वॉर्म को, आर्मी वॉर्म। दूसरा इंसेक्ट ग्रुप आता है कोलियोप्टेरॉन्स, जिसमें आते हैं बीटल्स। और तीसरा ग्रुप आता है डिप्टेरॉन्स।
जिसमें हम रखते हैं फ्लाइज एंड मॉस्कीटोज को। तो इन सबको किल करती है ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस के बीटी जीन की वजह से बैसिलस थुरिंजिएंसिस में बनती है। तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस के सैशे हैं जो पानी में डिज़ोल्व करके स्पोर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये नेचर एंड मार्केट में सेल होता है। इसको वाटर के साथ मिक्स करके सैशे को प्लांट पर स्प्रे कर दिया जाता है, और जब इंसेक्ट प्लांट को अटैक करते हैं और तो बैसिलस थुरिंजिएंसिस के स्पोर्स उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जब इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एंटर करती है तब वो उनको किल करती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है वो बैक्टीरिया या इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन जो है इंसेक्ट्स को ही क्यों किल कर रही है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस को किल क्यों नहीं करती है? बैसिलस थुरिंजिएंसिस में ये प्रोटीन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में जनरेट होती है। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। बैसिलस थुरिंजिएंसिस इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस करती है, और जब ये बैसिलस थुरिंजिएंसिस एंटर करती है इंसेक्ट की बॉडी में तो इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल में एंटर करेगी। इंसेक्ट के एलिमेंट्री कैनाल में उसको एल्कलाइन पीएच मिलती है। एलिमेंट्री कैनाल के मिडगट में एल्कलाइन पीएच मिलती है। एल्कलाइन पीएच पर ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है इन अ सॉल्युबल फॉर्म। अब ये इंसेक्ट को किल करता है। बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं किया? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर उसको एल्कलाइन पीएच नहीं मिलती, वहां पर वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बट जब इंसेक्ट उसको खाते हैं तो एलिमेंट्री कैनाल में पहुंचता है। एलिमेंट्री कैनाल को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फॉरगट, मिडगट और हाइंडगट। तो मिडगट में एल्कलाइन पीएच प्रेजेंट होती है। एल्कलाइन पीएच पर ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और ये एक्टिव टॉक्सिन मिडगट की एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाता है। एपिथेलियल सेल्स के साथ अटैच हो जाता है, उसमें पोर्स क्रिएट करता है। एपिथेलियल सेल्स के अंदर पोर्स क्रिएट करता है। पोर्स क्रिएट होने से जो सेल्स है वो स्वेलन हो जाती है और फट जाती है, और इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इस तरह से बैसिलस थुरिंजिएंसिस की इस प्रोटीन की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाती है। तो इस प्रॉपर्टी को साइंटिस्ट ने यूज़ किया और बीटी जीन्स को बैसिलस थुरिंजिएंसिस से आइसोलेट किया और कॉटन प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया। और जब भी कोई इंसेक्ट इस कॉटन प्लांट पर अटैक करता है तो कॉटन के अंदर बीटी जीन्स होने की वजह से प्रोटॉक्सिन, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन प्रोड्यूस होता है, और इंसेक्ट के अंदर ये प्रोटॉक्सिन जाकर इंसेक्ट को की डेथ को कॉज करता है। तो इस बीटी जीन की वजह से कॉटन में इस इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारी क्रॉप वैरायटी में रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया गया। कॉटन के साथ साथ कॉर्न में भी बीटी कॉटन जीन इंट्रोड्यूस की गई, पोटैटो में, टोमेटो में, राइस में, सोयाबीन में, इन सब के अंदर जो है ये बीटी कॉटन की तरह ये बीटी जीन्स को बैसिलस थुरिंजिएंसिस से लेकर इंट्रोड्यूस किया गया। तो इन सब के अंदर जो है इंसेक्ट्स के अंदर के लिए रेजिस्टेंस डेवलप हो गया। कुछ स्पेशल जीन्स हैं जो ये प्रोटॉक्सिन
प्रोड्यूस करती है, क्राई 1 AC and cry second AB. They work against the cotton bollworm insect. इसी तरह से another gene that is cry1 AB. They controls कॉर्न बोरर. कॉर्न बोरर को किल करने में ये रोल प्ले करती है. तो इस तरह से डिफरेंट क्रॉप प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए जिनमें इन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हुई. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का, जो कि टोबैको के केस में किया गया. एक न्यू टेक्निक अडॉप्ट की गई जिसको हम बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस. RNAi हम इसको शॉर्ट में लिखते हैं, दैट इज RNA इंटरफेरेंस के थ्रू रेजिस्टेंस डेवलप की गई टोबैको प्लांट में. इस केस में क्या है, एक निमेटोड जिसका नाम है मिलॉर्ड गाइनी इनकॉग्निटा. इट इज ए निमेटोड. क्या करता है, टोबैको प्लांट में रूट में इन्फेक्शन कॉज करता है और टोबैको प्लांट की जो ईल्ड है वो रिड्यूस हो जाती है. जब मिलेट गाइनो कॉग्निटा टोबैको प्लांट में एंटर करते हैं तो कैसे वर्क करता है. मिलेट गाइनो इनकॉग्निटा का DNA RNA की फॉर्मेशन करता है. RNA का जो स्ट्रैंड बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं. और इस सेंस स्ट्रैंड RNA से प्रोटीन बनती है और ये प्रोटीन टोबैको प्लांट में इन्फेक्शन को कॉज करती है, उसकी ईल्ड को रिड्यूस करती है. साइंटिस्ट ने क्या किया, एग्रोबैक्टीरियम एज ए वेक्टर यूज किया और इस वेक्टर की हेल्प से मिलेट गाइनो इनकॉग्निटा की जीन्स को आइसोलेट किया और टोबैको प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस किया. टोबैको प्लांट में ट्रांसजीन हो गया. अब इस टोबैको प्लांट में मिलेट गाइनो इनकॉग्निटा पैथोजन का सेंस स्ट्रैंड भी बनता है और इसके साथ साथ एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बनता है. दोनों बन रहे हैं. ये सेंस स्ट्रैंड और एंटी सेंस स्ट्रैंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. जब इस टोबैको प्लांट में मिलेट गाइनी इनकॉग्निटा इन्फेक्शन को कॉज करता है रूट्स के थ्रू, तो टोबैको प्लांट में ऑटोमेटिकली सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड पहले से प्रेजेंट है. ये एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या करते हैं, मिलेट गाइना कॉग्निटा जो सेंस स्ट्रैंड को प्रोड्यूस कर रहा था, ये एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या करता है, इस सेंस स्ट्रैंड के साथ मिलकर डबल स्ट्रैंडेड RNA में कन्वर्ट हो जाता है. एंटी सेंस के पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर ऑफ सेंस स्ट्रैंड. और जब एक बार सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर से डबल स्ट्रैंडेड RNA बन गया तो इस डबल स्ट्रैंडेड RNA से प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती. अब जब प्रोटीन नहीं बन रहा तो मिलेट गाइनो इनकॉग्निटा की डेथ कॉज हो जाती है. तो यहाँ पर RNA की वर्किंग को ब्लॉक किया गया है. RNA की वर्किंग ब्लॉक होने से क्या हुआ,
प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होगी और मिलेट गाइनो इनकॉग्निटा की डेथ हो जाती है और टोबैको प्लांट का जो इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि आरएनए की वर्किंग को ब्लॉक किया है इसलिए हम इसको आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं। जीन्स की वर्किंग को साइलेंस किया है तो इसको साइलेंसिंग भी बोलते हैं। एक बार फिर से हम आरएनए इंटरफेरेंस को रिवाइज करते हैं। आरएनए इंटरफेरेंस में हमने क्या पढ़ा? आरएनए इंटरफेरेंस में एक निमेटोड है जिसका नाम है मिलोट गाइनो इनकॉग्निटा, जो टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करता है, जिसकी वजह से टोबैको का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाता है। टोबैको का प्रोडक्शन रिड्यूस हो गया तो साइंटिस्ट ने क्या किया? आरएनए इंटरफेरेंस प्रोसेस को अडॉप्ट किया ताकि टोबैको के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया? मैसेंजर आरएनए की वर्किंग को साइलेंस किया। मैसेंजर आरएनए की वर्किंग को साइलेंस किया। कैसे? विद द हेल्प ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कहाँ से आया है? इसके लिए उन्होंने एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर को यूज़ किया। एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर ने क्या किया? मिलोट गाइनी इनकॉग्निटा की स्पेसिफिक जीन्स को होस्ट प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। होस्ट प्लांट के अंदर ये स्पेसिफिक जीन क्या करते हैं? सेंस और एंटी सेंस आरएनए प्रोड्यूस करती है। जब मिलेट गाइनो इनकॉग्निटा एक्चुअल में टोबैको प्लांट को इन्फेक्ट करके सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बनाता है तो होस्ट प्लांट में पहले से ही क्या प्रेजेंट है? सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड प्रेजेंट है। तो एंटी सेंस स्ट्रैंड क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री टू सेंस स्ट्रैंड। तो ये एंटी सेंस स्ट्रैंड के साथ जुड़ के डबल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे आरएनए की वर्किंग ब्लॉक हो जाती है और मिलेट गाइनो इनकॉग्निटा की डेथ हो जाती है। आरएनए की वर्किंग ब्लॉक हो गई इसलिए हम इसको आरएनए इंटरफेरेंस कहते हैं। तो ये पैरासाइट ट्रांसजेनिक होस्ट टोबैको प्लांट में सर्वाइव नहीं कर पाता और प्लांट को इस पेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाती है। दिस इज कॉल्ड RNA interference. This is all about in this video. I think the concept is very much clear to you all. Thank you so much.